हेलो एस्पिरेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज हम यहाँ पे न्यू चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारी एंशिएंट मिडाइवल आर्ट एंड कल्चर की सीरीज़ में। और आज जो हमारा चैप्टर देखने वाले हैं हम, ये है पोस्ट मॉडर्न इंडिया या फिर पोस्ट मॉडर्न पीरियड भी आप इसे कह सकते हो। अब इस पर्टिकुलर सेक्शन में कुछ पॉइंट्स है जो हम देखेंगे, जैसे कि यहाँ पे हम पहले हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देख लेंगे, उसके बाद जो इम्पोर्टेंट टाइमलाइन है वो देख लेंगे, जिससे कि आपको एक रफ आइडिया पता चले। इसके बाद इस टाइमलाइन में किस तरह का पॉलिटिकल सिनेरियो चल रहा था वो देखेंगे, और फिर हम यहाँ पे देखेंगे शुंगा डायनेस्टी और कान्वा डायनेस्टी। ये आपको समझ में आया पार्ट 1। ओके, तो हमारा जो पोस्ट मॉडर्न इंडिया है, इसका टाइम पीरियड अच्छे से याद रखना है। 185 BC टू 319 AD तक का ये टाइम पीरियड हमें मिलता है। अब इस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में पार्ट 1 में यही हम सारे पॉइंट देखेंगे। ऐसे टोटल आपके 6 पार्ट्स हैं और सारे एक एक करके हम इसे अच्छे से देखेंगे। इसके साथ अगर आपको इस लेक्चर की या फिर प्रीवियस लेक्चर्स की PDF डाउनलोड करनी है तो इसे आप टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हो। इसका लिंक मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगी कमेंट सेक्शन बॉक्स में, वहाँ से आप इसे डाउनलोड कर लेना। ठीक है, अगर आपको कोई क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। आई विल ट्राई माई बेस्ट टू सॉल्व दोस क्वेरीज। आप पे कोई टाइम वेस्ट नहीं करेंगे और स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले चैप्टर का ओवरव्यू ले लेते हैं। पोस्ट मॉडर्न पीरियड 185 BC से लेकर 319 AD तक का है। यहाँ पे हमें दिखता है डिक्लाइन ऑफ द मौर्यन एम्पायर, क्योंकि हमने प्रीवियस लेक्चर में मौर्यन एम्पायर देखा था। हाँ, कुछ पॉइंट्स रह गए थे मौर्यन एम्पायर के लास्ट के, तो मैंने सोचा कि जब हम यहाँ पे आर्ट एंड कल्चर करेंगे तो उसमें मैं कवर कर दूंगी, सो डोंट वरी अबाउट दैट। और मैं जब नोट्स बना रही थी तब भी मुझे ये महसूस हुआ कि आर्ट एंड कल्चर के जो पॉइंट्स है वो बहुत ही अच्छे से देखने ज़रूरी है, जिससे कि बाद में आप इसे इंटीग्रेट कर सको। ठीक है, तो हम यहाँ पे मौर्यन एम्पायर देख रहे थे लेक्चर में, प्रीवियस लेक्चर में, और इस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में हमें डिक्लाइन दिखा है मौर्यन एम्पायर का। ओके, अब जैसे ही हमें मौर्यन एम्पायर का डिक्लाइन दिखता है, उसके साथ हमें दिखता है यहाँ पे राइज ऑफ द गुप्ता पीरियड, गुप्ता एम्पायर। पर उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बीच, यानी कि मौर्यन एम्पायर का डिक्लाइन और गुप्ता एम्पायर का राइज, इसके बीच जो टाइम पीरियड है इसे हम कह रहे हैं पोस्ट मौर्यन पीरियड। अब यहाँ पे क्या क्या हुआ है, सबसे पहले मौर्यन एम्पायर डिक्लाइन हुआ, यानी कि पॉलिटिकल फ्रैगमेंटेशन हुआ है। अब अगर पॉलिटिकल फ्रैगमेंटेशन हुआ है, अगर किसी बड़ी चीज़ का, अगर यहाँ पे एक कोई बड़ी चीज़ थी, यानी कि मौर्यन एम्पायर था, अगर इसके टुकड़े टुकड़े हो चुके हैं तो क्या होगा, ये क्या हो रहा है यहाँ पे हो रहा है ये फ्रैगमेंटेशन, पॉलिटिकल फ्रैगमेंटेशन। और इससे क्या होगा, यहाँ पे होगा रीजनल किंगडम का राइज। तो ये क्या हो गया, ये पहला रीजन, ये दूसरा किंगडम, ये तीसरा, ये फोर्थ, ऐसा। ठीक है, अब इसके साथ यहाँ पे होगा एंट्री ऑफ सेवरल सेंट्रल एशियन पावर्स। ये कौन सी है हम देखेंगे ही, नो प्रॉब्लम इन दैट। इसके साथ हमें दिखेगा एक्सपांशन ऑफ द ट्रेड। किसके साथ एक्सपांशन हो रहा है इस टाइम पीरियड में, रोम और सेंट्रल एशिया के साथ हमें यहाँ पे एक्सपांशन दिख रहा है। बुद्धिज्म, ब्राह्मणिज्म और जैनिज्म तीनों भी यहाँ पे फ्लरिश करेंगे। इसके साथ होगा हमारा डेवलपमेंट ऑफ गांधारा, मथुरा और अमरावती स्कूल ऑफ आर्ट। गंधारा के ऊपर बहुत बार क्वेश्चन आया है, अब तक 3 बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है, तो हमें अच्छे से इसको तैयार करना है। अगर गंधारा के ऊपर पूछा है तो मथुरा, अमरावती स्कूल को भी हमें अच्छे से करना है। इसमें हमें दिखा है ग्रोथ ऑफ द सिल्क रूट। सिल्क रूट तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट है ही, और हमें दिखता है बिगिनिंग ऑफ द लार्ज इंडियाज लार्ज स्केल गोल्ड कॉइनेज। ओके, ये पर्टिकुलर समझ में आया हमें। ओके, अब यहाँ पे हम मोटे मोटे तौर पे क्रोनोलॉजिकल टाइमलाइन देख लेते हैं। अब ये टाइमलाइन अच्छे से याद करनी ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है, क्योंकि प्रीलिम्स में यहाँ पे क्या करते हैं ये लोग, जो क्रोनोलॉजी वाइज क्वेश्चंस होते हैं वो पूछ लेते हैं। बोलेंगे कि पहले आप इसको अर्ली से लेट तक अरेंज करो, तो फिर शुंगा पहले आया कि कुषाण पहले आए थे, ये पता होना चाहिए ना। तो देख लेते हैं, शुंगा डायनेस्टी हमारी दिखेंगी 185 से लेके 73 BC तक। फिर कान्वा डायनेस्टी हमें दिखती है 73 BC से लेके 28 BC। जो सातवाहना डायनेस्टी है वो 1st सेंचुरी BC से 3rd सेंचुरी AD तक आती है। इंडो ग्रीक 180 BC टू 10 AD। शाकास, या फिर हम इन्हें इसके अलावा इंडो सिंथियंस भी कह सकते हैं, ये 1st सेंचुरी BC से लेके 4th सेंचुरी AD तक के हैं। ये मोटे मोटे तौर पे टाइमलाइन है। ऑफ कोर्स ये थोड़ी बहुत वैरी होती है जैसे ही हम यहाँ पे सोर्सेस चेंज करते हैं, लेकिन ये मोर और एक्सेप्टेड टाइमलाइन है ना। इसमें इंडो पार्थियंस जो है ये 20 BC से लेके 1 सेंचुरी AD तक है। कुषाण्स यहाँ पे हमें दिखते हैं 1st सेंचुरी AD से लेके 3rd सेंचुरी AD तक, और गुप्ता एम्पायर का हमें बिगिनिंग दिखता है 319 AD में।
अब यहाँ पे पॉलिटिकल बैकग्राउंड देख लेते हैं। मैंने आपको बताया कि मौर्यन एम्पायर का यहाँ पे डिक्लाइन हो गया था। क्यों हुआ था? क्योंकि अशोका की डेथ के बाद जो इनके बाद सक्सेसर आए ये सारे वीक सक्सेसर थे, और इतना बड़ा जो एम्पायर था इसे अच्छे से कंट्रोल करना बहुत मुश्किल था। मैंने आपको बताया था, अगर आपको याद है, बिंदुसारा ने यहाँ पे इतना बड़ा जो एम्पायर था जो चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने टाइम पे बनाया था उसे अच्छे से सस्टेन किया था और मेंटेन किया था, और वही अपने आप में बहुत बड़ी बात थी। ये समझ में आया? तो जो आपके पास है उसे सस्टेन करना भी बहुत एक बड़ी बात होती है। ये अपने आपके लाइफ में भी ये लागू होती है चीज़, है ना। ऐसा ही हमें यहाँ पे भी पैरेलल देखने हैं। तो अशोका की डेथ के बाद वीक सक्सेसर्स आए, प्रोविंशियल गवर्नर्स ज़्यादा यहाँ पे पावरफुल बने एज कम्पेयर टू द किंग्स। अब इस वजह से क्या हुआ, गवर्नर ये चाह रहे थे अंदर ही अंदर, मतलब जो भी प्रोविजनल गवर्नर्स थे, कि मुझे अच्छे से यहाँ पे इसमें से इंडिपेंडेंट मिल जाए और मैं अपने लिए यहाँ पे पावर ले लूँ। और मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन में यही एक वीकनेस दिखी। अब इसके साथ, ये तो हमारा पहला रीजन हो गया, इसके साथ और क्या हुआ, यहाँ पे हमें दिखा इकोनॉमिक प्रेशर, इंक्रीज इकोनॉमिक प्रेशर, और यहाँ पे फॉरेन इन्वेजन भी स्टार्ट हो गए थे नॉर्थ वेस्ट रीजन से। और इन सारी चीज़ों को जब हम मिलाते हैं तब हमें यहाँ पे दिखता है मौर्यन एम्पायर का अल्टीमेटली कोलैप्स। अब फिर हो जाता है एंड ऑफ द मौर्यन डायनेस्टी। लास्ट रूलर मैंने आपको बताया है बृहद्रथ थे 185 बीसी में, और इनके ही कमांडर इन चीफ कौन, पुष्यमित्र शुंग, इन्होंने ही इनको असैसिनेट कर दिया। मिलिट्री परेड चल रही थी और इन्होंने इनको मार दिया। और फिर होता है ऑफिशियली इसी टाइम पे, हम बोलते हैं 185 बीसी में जब ये दुर्घटना होती है, हम बोलते हैं कि यहाँ पे स्टार्ट हो चुका है पोस्ट मौर्यन पीरियड। ऑलराइट, अब यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं पोस्ट मौर्यन एज के क्या क्या है। पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, रीजनल और कल्चर, ये 4 डायमेंशन हम यहाँ पे एक्सप्लोर करेंगे। पॉलिटिकल में पॉलिटिकल यूनिटी खत्म हो जाती है, बहुत सारे रीजनल किंगडम्स का राइज हमको दिखता है, और बहुत सारे वॉर्स भी इसके साथ स्टार्ट हो जाते हैं। अब इन फ्रीक्वेंट वॉर्स की खासियत ये है कि ये सिर्फ इंडियंस के बीच नहीं चल रहा था, इसके साथ साथ जो यहाँ पे हमें फॉरेन रूलर्स दिखते हैं उनके साथ भी यहाँ पे आपको वॉर्स दिखेंगे, जो हम देखेंगे, जो इंपॉर्टेंट है। इसके साथ यहाँ पे लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड का एक्सपांशन हमें दिखा है, रोमन ट्रेड यहाँ पे फ्लरिश हुआ है, सिल्क रूट यहाँ पे अभी नाम आया है, याद रखना है कि यहाँ पे सिल्क रूट का इंपॉर्टेंस बढ़ना स्टार्ट हो गया है, और जो हमारे अर्बन सेंटर्स है उनकी भी रैपिड ग्रोथ हो रही है। अब ये तो हो गया इकोनॉमिक एंगल। रीजनल एंगल में हमें दिखता है रिवाइवल ऑफ द ब्राह्मणिज्म, और जो बुद्धिज्म था उसको कोई इतना ठेस वगैरह नहीं पहुंचा था, ये फ्लरिश कर रहा था। यहाँ पे जैनिज्म का भी थोड़ा बहुत हमें एक्सपांशन दिखता है ईस्टर्न इंडिया में पर्टिकुलरली, और जो जनरल रिलीजियस टॉलरेंस है ये हमें दिख रही है। कब दिख रही है? पॉलिटिकल जो पोस्ट मॉडर्न एज है तब दिख रही है। रिलीजियस एंगल समझ में आ गया क्या डायमेंशन। अब कल्चरल देख लो, कल्चरल में हमें गोल्डन पीरियड दिखता है स्कल्पचर्स का, गांधारा, मथुरा, अमरावती, जहाँ से क्वेश्चंस आते हैं हमारे लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें दिखता है हमें एक्सपांशन ऑफ द संस्कृत लिटरेचर, और बुद्धिस्ट जो आर्किटेक्चर है उसका भी फ्लरिशिंग दिखता है, इसलिए तो यहाँ पे क्वेश्चन आते हैं यूपीसी में, राइट। अब हमें सक्सेसर स्टेट्स के बारे में पढ़ लेना है। अब आपको जो सक्सेसर स्टेट्स दिखेंगे, जैसे ही मौर्यन एम्पायर खत्म हुआ सक्सेसर आए। अब ये जो सक्सेसर्स है ये 2 तरह के हैं। कैसे हैं? 2 तरह के। जो पहले वाले सक्सेसर है उनको हम कहेंगे नेटिव सक्सेसर स्टेट। अब जैसे जैसे मैं नाम लेती हूँ वैसे वैसे मेरे साथ आपको इसको रटना है, ठीक है। तो जो नेटिव सक्सेसर स्टेट है ये हो गए पहले, और दूसरे जो है उनको हम कहेंगे फॉरेन डायनेस्टीज, ठीक है। तो अभी नेटिव में याद कर लो नाम। अब देखो इनमें ये जो चीज़ है एक के बाद दूसरा, दूसरा के बाद तीसरा, ऐसा नहीं है। यहाँ पे चीज़ें पैरेलली चलेगी, तो टाइम पीरियड के ऊपर ध्यान देना है। यहाँ पे कुछ चीज़ें यहाँ पे पैरेलल चलने वाली है, वो मैं समझाऊंगी जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहले नेटिव में हम पहले नाम याद रख लेते हैं। मौर्यन गए, इंपॉर्टेंट इंडिजिनस डायनेस्टीज यहाँ पे आई। कौन सी? पहले तो है पुष्यमित्र शुंगा के द्वारा यहाँ पे हुआ शुंगा डायनेस्टी। शुंगा के बाद यहाँ पे याद रखना है कानवा डायनेस्टी। उसके बाद याद रखना है सातवाहना डायनेस्टी, और चेदी या फिर चेती भी आप इसको कह सकते हो, डायनेस्टी ऑफ कलिंगा। ये कलिंगा की थी, ये याद रहेगा क्या? ये हो गया हमारा इंडिजिनस। फॉरेन में क्या क्या याद रखना है? यहाँ पे ये फ्रिक्वेंटली, यही सब्सिक्वेंटली ये भी एंटर किए थे। ऐसा नहीं है कि ये सब आए फिर इसके बाद ये आए हैं, नहीं, चीज़ें कुछ कुछ पैरेलली यहाँ पे चल रही है। तो यहाँ पे एंट्री होती है इंडो ग्रीक्स की, शाकास की, इंडो पार्थियंस की,
और कुषाण की। अब इनके अलग अलग नाम भी है, वो जैसे जैसे आएंगे वैसे वैसे मैं आपको बताऊंगी। ये याद हुए क्या? फिर से एक बार बता देती हूँ, मेरे साथ बोलो जैसे जैसे मैं बोल रही हूँ। क्या क्या है? शुंगा डायनेस्टी, कानवा डायनेस्टी, सातवाहना डायनेस्टी, इनको आंध्राज भी कहा जाता है, वो मैं बाद में बताऊंगी आपको, और चेदी या फिर चेती डायनेस्टी ऑफ कलिंगा। इसके बाद फॉरेन पावर्स में कौन कौन है? इंडो ग्रीक्स है, शाकाज है, इंडो पार्थियंस है और कुशाना है। ठीक है, अब इसमें हम शुंगा डायनेस्टी देख लेते हैं। 185 से लेके 73 बीसी का इनका टाइम पीरियड है। प्राइमरी कैपिटल इनकी थी पाटलिपुत्रा ही, क्योंकि अब देखो ना, जैसे जैसे ही यहाँ पे पुष्यमित्र शुंगा ने ही यहाँ पे असैसिनेट किया है ना, तो पहले यहाँ पे पाटली क्या थी? कैपिटल पाटलिपुत्र थी, तो वही यहाँ पे प्राइमरी कैपिटल रहेगी कुछ टाइम के लिए। ऐसा आप थोड़ा सा लॉजिकली याद रख सकते हो, है ना। फिर यहाँ पे विदिशा बाद में इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल सेंटर के साथ आगे आई है, ये समझ में आया। फाउंडर है हमारे पुष्यमित्र शुंगा, ये ब्राह्मण थे बाय बर्थ, कमांडर इन चीफ थे हमारे मौर्यन किंग, मौर्य पीरियड में। ठीक है, लास्ट मौर्यन किंग के बृहद्रता के। असैसिनेट कर दिया इनको 185 बीसी में। अपना शुंगा रूल यहाँ पे ओवर द मगध एस्टैब्लिश कर लिया। अब इनका एक्सटेंड क्या था एम्पायर का, ये भी सोचना ज़रूरी है। पहले तो इन्होंने मगध को कंट्रोल किया, बाद में ये थोड़े से आए ईस्टर्न मालवा की तरफ, फिर इन्होंने कुछ पार्ट्स सेंट्रल इंडिया के भी ले लिए और गैंजेटिक वैली, तो ये इनका यहाँ पे एक्सटेंड हो जाता है। सो एट इट्स हाइट एम्पायर यहाँ पे नॉर्दर्न इंडिया और सेंट्रल इंडिया की तरफ है पुष्यमित्र शुंगा के टाइम पे, ऐसा आप समझ सकते हो। पॉलिटिकल इंपॉर्टेंस इसका क्या रहा? जो पुष्यमित्रा है, इन्होंने यहाँ पे इंडो ग्रीक के एक्सपांशन को प्रिवेंट करने में हेल्प की, यहाँ पे फर्दर उनको एक्सपांड नहीं होने दिया। इसके साथ साथ जो इंडिजिनस रूल था आफ्टर मौर्यस, इनको इन्होंने रिस्टोर किया, और इसके साथ साथ गैंजेटिक प्लेन में इन्होंने सेंट्रल अथॉरिटी को रीएस्टैब्लिश किया। स्ट्रॉन्ग सेंट्रल अथॉरिटी यहाँ पे थी इनकी। तो ये हो गया इनका पॉलिटिकल इंपॉर्टेंस या फिर सिग्निफिकेंस, या फिर आप इम्पैक्ट बोल लो। अब पुष्यमित्र शुंगा और रिलीजन का थोड़ा सा रिलेशन है, ये याद कर लो। जैसे कि इन्होंने, मैंने आपको बताया इस टाइम पीरियड में हमें दिखता है ब्राह्मणिज्म का रिवाइवल। अब इसमें इनका हाथ है पुष्यमित्र शुंगा का, क्योंकि इन्होंने यहाँ पे रिवाइव किया है वैदिक ट्रेडिशन को, और इन्होंने 2 अश्वमेध यज्ञ जो थे, जो हमने वैदिक पीरियड के टाइम पे पढ़े थे, इसे भी परफॉर्म किया था। ठीक है, और ये क्यों करते हैं हमें पता है, हमें अपनी सॉवरेनिटी को असर्ट करना है, इसलिए इन्होंने भी यही किया। और इसके साथ साथ इन्होंने ब्राह्मणिकल इंस्टीट्यूशन जो थे, इनको पैट्रोनाइज किया। अब पैट्रोनाइज करने की वजह से हमने क्या किया, इन्होंने किक स्टार्ट कर दिया है यहाँ पे ब्राह्मणिज्म की रिवाइवल को। ये समझ में आया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये आता है कि क्या इन्होंने डिड ही परसिक्यूट बुद्धिज्म? तो देखो यहाँ पे डिफरेंट व्यूज रहे हैं। ठीक है, ओल्डेस्ट बुद्धिस्ट टेक्स्ट यहाँ पे पुष्यमित्र को ऐसे पोर्ट्रे करते हैं कि वो एंटी बुद्धिस्ट रहे थे। मॉडर्न हिस्टोरियंस उनको लार्ज स्केल पे परसिक्यूशन नहीं दिखाते इतने ज़्यादा, डाउटफुल है मतलब वो जो बातें हैं वो। ठीक है, तो बुद्धिस्ट मोन्यूमेंट्स यहाँ पे अभी डाउटफुल इसलिए है क्योंकि जो बुद्धिस्ट मोन्यूमेंट्स है यहाँ पे वो बिल्ड हो रहे थे। ऐसा नहीं है कि इन्होंने तोड़ फोड़ कर दी, सारे पूरे तोड़ दिए इन्होंने कुछ बिल्डिंग्स वगैरह, ऐसा तो कुछ नहीं किया। मोन्यूमेंट्स इनके टाइम पे भी बन रहे थे, जैसे कि जो बरहट का स्तूप है यहाँ पे इनके टाइम पे ही फ्लरिश हुआ है, समझ में आया। और जो सांची स्तूप है यहाँ पे भी इनके टाइम पे मेजर एडिशंस मिली थी शुंगास के अंडर। तो इससे हमें थोड़ा बहुत पता चलता है कि इन्होंने परसिक्यूशन वगैरह तो नहीं किया होगा। हाउएवर ऐसे कंट्रोवर्शियल क्वेश्चंस तो नहीं आते हैं, लेकिन आपको इसी तरह का अपना पॉइंट ऑफ व्यू याद रखना है। ठीक है, तो ऐसे मत बोलना कि बुद्धिज्म को डिस्ट्रॉय कर दिया, ये कर दिया, वो, ऐसे नहीं हम यूज़ करेंगे लैंग्वेज को। ठीक है, अब अश्वमेधा सैक्रिफाइस और पतंजलि का क्या यहाँ पे रोल है वो देख लो। देखो ऐसे क्वेश्चंस ना एक वन लाइन में आ सकते हैं, इसलिए बता रही हूँ। पुष्यमित्रा ने यहाँ पे 2 अश्वमेध सैक्रिफाइसेस किए थे, ये मैंने आपको बताया, और ये जो 2 सैक्रिफाइसेस थे ये ऑफिशिएट किए हैं पतंजलि ने। अब यहाँ पे क्वेश्चन ऐसा आ सकता है कि पुष्यमित्रा और पतंजलि वेयर द कंटेम्प्रेरीज। इज दिस स्टेटमेंट करेक्ट? यस, एब्सोल्युटली, क्योंकि इन्होंने जो 2 अश्वमेध सैक्रिफाइसेस किए थे, इन्होंने ही तो परफॉर्म ऑफिशिएट किए थे उसको। समझ में आया। अब ये पतंजलि क्या है? पतंजलि यहाँ पे ग्रेट ग्रामेरियन है। जो 2 अश्वमेध सैक्रिफाइसेस किए थे वो पॉलिटिकल सुप्रीमेसी को असर्ट करने के लिए इन्होंने किए, और यही एक चीज़ है, ये इवेंट है जो सिंबॉलिक बनाया है कि हाँ, हमने यहाँ पे वैदिक रिचुअल करके रिवाइवल स्टार्ट कर दिया है ब्राह्मणिज्म का। राइट, पतंजलि का कॉन्ट्रीब्यूशन समझ में आया यहाँ पे। ये वाला तो था पहला, इन्होंने ये क्या कहते हैं इसे, इन्होंने यहाँ पे
ऑफिशिएट किया है अश्वमेध सैक्रिफाइसेस को, यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। इसके साथ साथ पतंजलि का कंट्रीब्यूशन यहाँ पे देख लो, ये ऑथर रहे हैं महाभाष्य के। महाभाष्य क्या है? महाभाष्य यहाँ पे कमेंट्री है पाणिनि की अष्टाध्यायी के ऊपर। तो अष्टाध्यायी और महाभाष्य दोनों भी चीज़ें यहाँ पे याद रखनी है। पाणिनि का क्या है? अष्टाध्यायी है, और महाभाष्य किसका है? पतंजलि का है। तो पतंजलि, पाणिनि, इसमें पहले तो कन्फ्यूजन नहीं करना है। महाभाष्य और अष्टाध्यायी, इसमें भी यहाँ पे कन्फ्यूजन क्रिएट नहीं करना है। इट इज़ वन ऑफ द ग्रेटेस्ट संस्कृत ग्रामेटिकल वर्क एंड यू मस्ट नो अबाउट दिस। ओके, सर देख लो कौन से हैं। सबसे पहले तो आते हैं अग्निमित्र। ये पुष्यमित्र शुंगा के सक्सेसर रहे थे। तो मित्र याद रख लेना, पहला है पुष्यमित्र, उसके बाद आ जाएंगे अग्निमित्र, ऐसे याद रख लो, ठीक है। और जो हमारी कालिदास है, कालिदास भी एक फेमस ऑथर है, इन्होंने यहाँ पे लिखी है मालवी काग्निमित्रम, ठीक है। तो मालवी काग्नि, अग्नि यहाँ पे दिख रहा है, अग्नि और मित्रम, और ये अग्निमित्र। तो अग्निमित्र इनके बुक के नाम में ही है। ये एक फेमस प्ले है जिसमें ये हीरो है उस पर्टिकुलर स्टोरी के, ठीक है। यहाँ पे टेक्स्ट अगर हम देखें, इसमें ये लिटरेरी सोर्स है। यहाँ पे जैसे स्टोरी जा रही है तो स्टोरी के माध्यम से हमें पता चलता है कि जो अर्ली शुंगा हिस्ट्री थी वो कैसी रही होगी। बाद में कुछ शुंगा रूलर हुए हैं जिनके बारे में हमें पता होना चाहिए, जैसे कि सब्सिक्वेंट रूलर में आते हैं वासुमित्र, फिर से मित्र आ गया, ठीक है। फिर वज्रमित्र, फिर से मित्र आ गया, मतलब मित्र आ रहा है तो पुष्यमित्र शुंगा डायनेस्टी से है, ऐसे याद रख लेना, ठीक है। फिर आता है भगभद्र, भागभद्र के बाद आता है देवभूति। देवभूति इंपॉर्टेंट है, तो भागभद्र और देवभूति याद रहेगा। तो ये चारों नेम कम से कम शुंगा डायनेस्टी के साथ एसोसिएटेड है, इतना तो पता होना ही चाहिए, ठीक है। और ये मोस्ट ऑफ दीज रूलर्स वेयर कंपैरेटिवली वीक एज कम्पेयर टू पुष्यमित्र शुंग या फिर अग्निमित्र, आप ऐसा भी कह सकते हो, बट मोस्ट प्रोबेबली यहाँ पे पुष्यमित्र शुंग की बात कर रही हूँ मैं यहाँ पे। इसके बाद आते हैं लास्ट शुंगा रूलर जिनका नाम है देवभूति। देवभूति हमें लास्ट किंग बिल्कुल याद रखना है। देवभूति यहाँ पे क्या है? फाइनल रूलर है शुंगा डायनेस्टी के, और इनको यहाँ पे फिर से हिस्ट्री रिपीट हुई है। यहाँ पे क्या हुआ था? मौर्यन एम्पायर में हमने देखा था पुष्यमित्र शुंगा ने असैसिनेट किया था। यहाँ पे सेम हिस्ट्री रिपीट हो रही है। देवभूति जो लास्ट शुंगा के रूलर है, इनका भी असैसिनेशन हुआ है उनके ही खुद के मिनिस्टर के द्वारा, और उनके जो मिनिस्टर है उनका नाम है वासुदेव कानवा एक्चुअली। सो वासुदेव यहाँ पे इनको मार देते हैं, असैसिनेट कर देते हैं देवभूति को, और इसके साथ स्टार्ट होता है यहाँ पे बिगिनिंग ऑफ द कानवा डायनेस्टी। आई होप ये चीज़ आपको समझ में आ गई है, ठीक है। अब ये मैं क्यों बार बार बता रही हूँ, क्योंकि ये यूपीसी का पुराना PYQ है, प्रीलिम्स का, समझ में आया। तो पता नहीं, कुछ बता नहीं सकते, हो सकता है फिर से ऐसे क्वेश्चंस पूछ ले, है ना, हमको तो रेडी रहना है, तो इसलिए मैंने आपको बता दिया। अब यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन और सोसाइटी देख लेते हैं। शुंगा लार्जली यहाँ पे मॉडर्न एडमिनिस्ट्रेशन की सिस्टम को ही कंटिन्यू करता है। ऐसा कोई अपने आप से कुछ इन्वेंट करके कुछ नहीं किया इन्होंने, कुछ मॉडिफिकेशन ऑफकोर्स यहाँ पे की है, एज इट इज नहीं कंटिन्यू हुआ था। मोनार्की रिमेन डोमिनेंट फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट, ठीक है। यहाँ पे प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन भी कंटिन्यू हुआ है, और हमें दिखता है यहाँ पे ब्राह्मणिकल इन्फ्लुएंस, क्योंकि रिवाइव हो रहा था तो हेविली ये यहाँ पे बढ़ रहा है। सोसाइटी की अगर बात करूँ तो यहाँ पे वैदिक ट्रेडिशंस का रिवाइवल हमें होता हुआ दिख रहा है, क्योंकि ब्राह्मणिकल इन्फ्लुएंस हो रहा है, तो यहाँ पे ये पॉइंट तो ऑब्वियसली सोसाइटी में हमें दिखेगा। इसके साथ हमें दिखता है इम्पोर्टेंस ऑफ भगवता। अब भगवता क्या है? यहाँ पे ये वैष्णविज्म है, ये क्या है ये हम देखेंगे, पर अभी के लिए ये वर्ड एसोसिएशन याद रखो। इट कंटिन्यूड कोएग्जिस्टेंस ऑफ बुद्धिज्म एंड ब्राह्मणिज्म। अब इसमें आता है आर्ट, आर्किटेक्चर और लिटरेचर, हम उसको सेपरेटली देखेंगे, लेकिन यहाँ पे मोटे मोटे तौर पे देख लो। सबसे पहले यहाँ पे कुछ पुराने बिलीफ्स रहे हैं, जैसे कि शुंगा पीरियड ने यहाँ पे आर्टिस्टिक डेवलपमेंट बहुत देखा है। सबसे पहला, सबसे इंपॉर्टेंट जो आपको पता होना ही चाहिए 100%, वो है बरहट स्तूपा। इनका यहाँ पे लोकेशन क्या है? हमारे मध्य प्रदेश में आपका बरहट स्तूपा आता है। ये मोस्ट फेमस मोन्यूमेंट है शुंगा एज का। तो बरहट शुंगा एज से आता है, ये याद रहेगा सबसे पहले, सबसे इंपॉर्टेंट है। इसमें आपको स्टोन रेलिंग दिखती है, ओके। नरेटिव रिलीफ स्क्रिप्चर यहाँ पे दिखते हैं, अर्लीस्ट बुद्धिस्ट आर्ट और जातका सीन्स यहाँ पे डिपिक्ट किए हुए हैं, ये इसकी खासियत है। फिर आता है सांची स्तूपा। ओरिजिनली इसको पहले तो हमारे अशोका ने बनाया था, पर जब शुंगा पीरियड आया तब यहाँ पे इन्होंने इसके साथ साथ जो स्टोन रेलिंग है इसे भी ऐड कर दिया, और डेकोरेटिव गेटवेज भी, जिसे हम तोरण कहते हैं, इसे भी
बनाना स्टार्ट हो गया, ठीक है, ये इवॉल्व होना स्टार्ट हो गया। तोरण क्या होता है वो मैं आपको इमेज में बताऊंगी। अब यहाँ पे बाकी के मोन्यूमेंट्स भी है, जैसे कि भजा केव्स। कभी कभी तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन पूछ लेंगे, जैसे कि भजा केव्स ये कौन से टाइम पीरियड से बिलोंग करता है, यहाँ पे शुंगा पीरियड से करता है। इतना सिंपल क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं, समझ में आया। फिर इसके साथ साथ जो अर्ली चैत्यास है और विहारास है। अब चैत्या और विहारा के ऊपर यूपीएससी ने प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछा है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। यहाँ पे बोला था कि चैत्या क्या है और विहार क्या है। तो यहाँ पे विहार क्या है, यहाँ पे विहार में जो मॉन्क्स होते हैं वो रहते हैं, और चैत्या में ये चैत्या इस एक तरह का प्रेयर हॉल होता है। तो चैत्या हो गया प्रेयर हॉल, विहार हो गया रहने की जगह। इतना अभी के लिए याद रख लो, हम बाद में इसको देखेंगे इमेजेस के साथ। ये समझ में आया आपको। तो यहाँ पे चैत्यास और विहारास, अर्ली चैत्यास अर्ली विहारास रिफ्लेक्ट करते हैं कॉन्टिन्यूअस पैट्रोनेज ऑफ द बुद्धिस्ट आर्किटेक्चर। ओके, लिटरेचर में यहाँ पे मेजर वर्क किसका किसका याद रहेगा। पहले तो है पतंजलि का महाभाष्य जो हमें अभी देखा, इसका मालविकाग्निमित्रम, ठीक है, अग्निमित्रम के ऊपर ये हीरो रहे थे। अब ये समझ में आया आपको, ठीक है। अब यहाँ पे हम शुंगा हिस्ट्री के सोर्सेज देख लेते हैं। सबसे पहले तो देखो कहीं पे भी हम देख ले, एक तो लिटररी सोर्सेस होते हैं और कुछ आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस होते हैं। लिटररी सोर्सेस में हमें पुराण मिलते हैं, हरिश्चरित्रा। अब हरिश्चरित्रा इंपॉर्टेंट है, ये पेपर में आया है और फिर से पूछा जा सकता है। बाणभट्टा के द्वारा ये लिखा गया था, ये याद रखना पड़ेगा, है ना, इसको ना रटना पड़ेगा। तो हर्षचरिता यहाँ पे बाणभट्ट के द्वारा, महाभाष्य पतंजलि के द्वारा, मालविकाग्निमित्रम यहाँ पे है हमारे कालिदास के द्वारा। इसके साथ है आर्कियोलॉजिकल में हमारा आता है बरहट इंस्क्रिप्शन, साची रिमेज और कंटेम्प्रेरी कॉइनेज। अब कानवा जो डायनेस्टी है ये है हमारी, अब ये हो गया शुंगा डायनेस्टी की रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो हमने सब देख ली है। अगर आपको क्वेश्चन आया तो यू विल बी कंफर्टेबल इनफ टू एड्रेस द क्वेश्चन, ठीक है। इसके साथ जो आपका आर्ट एंड कल्चर है वो मैं अलग से दूंगी, डोंट वरी अबाउट दैट। अब इसमें हमारा कानवा डायनेस्टी है 73 बीसी से लेके 28 बीसी तक के। फाउंडर कौन है, हमारे वासुदेव कानवा है। मिनिस्टर थे लास्ट शुंगा रूलर के, जिनका नाम था देवभूति। इनको बेचारे को मार दिया इन्होंने, असैसिनेट कर दिया और अपना खुद का कानवा डायनेस्टी बना दिया। कैपिटल अभी भी यहाँ पे पाटलिपुत्रा है। तो यहाँ पे अप्रॉक्सीमेटली 45 ईयर्स तक इन्होंने यहाँ रूल किया है, समझ में आया। अब इंपॉर्टेंट रूलर्स कौन से हैं यहाँ पे, वासुदेव कानवा, ठीक है, भूमि मित्र। अच्छा ये मित्र मैंने आपको बताया था कि मित्र आ रहा है तो पुष्यमित्र शुंगा होगा। तो यहाँ पे ये वाला मित्र जो है ये एक्सेप्शन है, याद रख लेना प्लीज। भूमि मित्र, ठीक है, भूमि जमीन, तो कानवा ऐसे याद रखो। तो भूमि मित्र यहाँ पे कानवा डायनेस्टी के एसोसिएटेड है। नारायण और फिर आता है सुशर्मन यहाँ पे है आपके लास्ट रूलर, ठीक है। लास्ट रूलर और फर्स्ट रूलर तो बिल्कुल 100% आपको याद रहना चाहिए। अब यहाँ पे हम एंड देख लेते हैं कानवास और इसका सिग्निफिकेंस क्या था। कानवा डायनेस्टी जो है ये ओवरथ्रो की गई है सातवाहनास से, ठीक है। सातवाहनास को हम यहाँ पे आंध्राज भी बोलेंगे क्योंकि यूपीसी का PYQ है। यहाँ पे सातवाहना यूज ना करते हुए उन्होंने उस क्वेश्चन में आंध्राज बोल लिया था, ठीक है, और वही उसका आंसर भी था। हु इमर्ज एज अ डोमिनेंट पावर, डेक्कन में पर्टिकुलरली यहाँ पे इनका लोकेशन हम समझ सकते हैं। तो शुंगा कानवा का जो पीरियड है ये सिग्निफिकेंट होता है, ये सिग्निफिकेंस दिखाता है पर्टिकुलरली इंडिजिनस पॉलिटिकल अथॉरिटी के थ्रू, ठीक है। क्योंकि जब मौर्यन का यहाँ पे हमें डिसइंटीग्रेशन दिखता है उसके बाद यहाँ पे कुछ टाइम के पीरियड के लिए ही क्यों ना हो, शुंगा कानवा के पीरियड में उनके टाइम पीरियड में हमें यहाँ पे पॉलिटिकल अथॉरिटी तो दिखती है। इसके साथ हमें दिखता है ब्राह्मणिकल ट्रेडिशन का रिवाइवल, यहाँ पे जो बुद्धिज़्म है रिमार्केबल ग्रोथ दिखी है, प्लस यहाँ पे हमें सातवाहना का स्टेज भी दिख जाता है। यहाँ पे ये प्रिपेयर कर रहा है स्टेज धीरे धीरे ग्रेजुअली स्लोली सातवाहना के लिए स्टेज प्लेटफॉर्म, ऐसा आप बोल सकते हो। यहाँ पे कानवा डायनेस्टी देख लेते हैं। कानवा डायनेस्टी का टाइम पीरियड है आपका 73 बीसी से लेके 28 बीसी तक का। फाउंडर कौन है इसके, ये है वासुदेव कानवा। ये मिनिस्टर रहे थे ऑफ द लास्ट शुंगा डायनेस्टी, लास्ट शुंगा रूलर, इनका नाम है देवभूति। इनको यहाँ पे असैसिनेट किया था। देवभूति को किसने असैसिनेट किया था, वासुदेव कानवा ने, बेचारे को मार दिया और यहाँ पे अपना खुद का जो डायनेस्टी है वो एस्टैब्लिश कर दिया, कानवा डायनेस्टी उसका नाम दे दिया। अब यहाँ पे हमारा जो कैपिटल है यहाँ पे कंटिन्यू कर रहा है पाटलिपुत्रा ही। रूल इन्होंने 45 ईयर्स तक किया था, 73 से लेके 28, 45 ईयर्स, समझ रहे हो। अब इसमें इंपॉर्टेंट रूलर्स है वासुदेव, भूमि मित्र। अच्छा अब देखो मैंने आपको बताया था मित्र आ रहा है तो पुष्यमित्र शुंगा वगैरह उसमें, तो यहाँ पे शुंगा डायनेस्टी के एसोसिएटेड है। तो ये यहाँ
यहाँ पे एक एक्सेप्शन याद रख लेना प्लीज, ये कान्वा डायनेस्टी से आते हैं भूमिमित्र, ठीक है। फिर नारायण और सुशर्मन, सुशर्मन यहाँ पे क्या है, लास्ट रूलर है कान्वा डायनेस्टी के। अब कान्वा डायनेस्टी का एंड क्या हुआ और इनका सिग्निफिकेंस क्या है, तो कान्वा डायनेस्टी ने यहाँ पे ओवरथ्रोन, मतलब इनको ओवरथ्रो किया था सातवाहनास ने। सातवाहनास यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, सातवाहनास के ऊपर क्वेश्चन यूपीएससी ने प्रीलिम्स में पूछा है। सातवाहना ना कहते, यहाँ पे इन्होंने वर्ड यूज किया था आंध्रास, ठीक है। अब इनकी जो लोकेशन में अगर मोटे मोटे तौर पे बताऊँ तो आपको जो डेक्कन का एरिया पता है, डेक्कन के एरिया में ये सीमित है, तो उसका जो आजू बाजू का जो एरिया है वो डोमिनेंट पावर उनका रहा था। अब जब हम शुंगा और कान्वा का पीरियड देखते हैं, ये सिग्निफिकेंस क्या है इनका, तो इन्होंने इंडिजिनस पॉलिटिकल यूनिटी को प्रिजर्व किया है आफ्टर द मौर्यास, ठीक है। इसमें हमें ब्राह्मणिकल ट्रेडिशन का रिवाइवल दिखा है और यहाँ पे रिमार्केबल ग्रोथ दिखा है बुद्धिज्म में भी। और इन्होंने ही इसी टाइम पीरियड में हमें दिखता है कि इन्होंने स्टेज प्रिपेयर करना स्टार्ट कर दिया था सातवाहनास के लिए, और इसमें ही हमें दिखेगा कि अब धीरे धीरे यहाँ पे सेंट्रल एशियन पावर्स का इनकमिंग हो जाएगा स्टार्ट, ठीक है। यूपीएससी की प्रीलिम्स की इंपॉर्टेंट फैक्ट जो है यहाँ पे मैंने दे दिए हैं, जो यूपीएससी पूछ सकता है वो आपको अच्छे से एक बार पता करने हैं। जो इंपॉर्टेंट पीवाईक्यू थीम्स है इसको बिल्कुल भूलना नहीं है, इसे रिवाइज करना है, ये भी मैंने आपको दे दिया है। तो पार्ट 1 तो हमने कंप्लीट कर लिया, अब हम आते हैं पार्ट 2 पे। पार्ट 2 क्या है, यहाँ पे हम देखेंगे पार्ट 2 में सातवाहना डायनेस्टी। कंप्लीट नोट्स है, कैसे भी क्वेश्चन आए यू विल बी एबल टू आंसर द क्वेश्चन। सातवाहना डायनेस्टी क्या है, 1st सेंचुरी बीसी से लेकर 3rd सेंचुरी एडी तक का इनका टाइम पीरियड है। अब सातवाहना मोस्ट पावरफुल इंडिजिनस डायनेस्टी है आफ्टर मौर्यास इन डेक्कन रीजन, ये याद रहेगा आपको। तो अब इनका सिग्निफिकेंस ये है कि इन्होंने काम किया एज अ ब्रिज। किसके बीच ब्रिज थे ये ब्रिज थे नॉर्थ और साउथ इंडिया के बीच में एज अ ब्रिज, ठीक है, सातवाहना डायनेस्टी। और इनका वाइटल रोल इसके साथ साथ दिखता है ट्रेड, रिलीजन, लिटरेचर और आर्ट में भी। समझ में आया। अब इनकी कैपिटल देख लो। अब तो कैपिटल हम पाटलिपुत्रा कब से देख रहे थे, अब फाइनली हम सातवाहना में देखेंगे डिफरेंट कैपिटल। कैपिटल को हमें याद रखना है, इसका नाम है प्रतिष्ठान। प्रतिष्ठान के अलावा आप इसको पैठन भी कह सकते हो, ये महाराष्ट्र में है, ये इनकी मेन कैपिटल हो गई, ये याद रहेगा। इसके साथ यहाँ पे अमरावती है जो कि है आंध्र प्रदेश में। अमरावती 2 है, एक है महाराष्ट्र में है, एक यहाँ पे आंध्र प्रदेश में है, दोनों याद रहेगी। तो यहाँ पे अमरावती क्या कौन सी वाली है, आंध्र प्रदेश वाली है। लेटर ये इंपॉर्टेंट सेंटर भी बनता है, कल्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट है, ये इसके बारे में भी हम बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। अब यहाँ पे ओरिजिन देख लेते हैं। सातवाहना का जो ओरिजिन है ये थोड़ा बहुत डिबेटेड है। पौराणिक व्यू यहाँ पे ये कहता है, पौराणिक बोल लीजिए जो भी है, तो पौराणिक व्यू या फिर पुराणिक व्यू यहाँ पे ये कहता है कि जो आंध्राज है इनको यहाँ पे मेंशन किया गया है पुराण में। तो मैंने आंध्रा का कीवर्ड बोला था, तो वही जो सातवाहनाज है आंध्राज है यहाँ पे इसमें मेंशन किए हुए हैं। जो मॉडर्न और एक्सेप्टेड व्यू है वो ये कहता है कि जो अर्लीस्ट इंस्क्रिप्शन हमें दिखते हैं, ठीक है, मेनली जो महाराष्ट्र में मिले हैं, नॉट इन आंध्राज, ठीक है। ये तो पहला पॉइंट हुआ। इसलिए बहुत सारे हिस्टोरियंस ये बिलीव करते हैं कि डायनेस्टी का जो ओरिजिन है ये मेनली हमें वेस्टर्न डेक्कन में दिखता है, जो कि हमारा आज का प्रेजेंट महाराष्ट्र है, और बाद में फिर इन्होंने आंध्रा की तरफ एक्सपांड किया था, ऐसा इनका व्यू है। तो ये तो आपको थोड़ा बहुत समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नहीं आता है, ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछते हैं, हमने मेंस के क्वेश्चन देखे हैं, लेकिन ये देखो मोटे मोटे तौर पे अंडरस्टैंडिंग होना ज़रूरी है। जब आपकी अंडरस्टैंडिंग होती है तब आप अच्छे से बर्ड व्यू से पूरी चीज़ को देख सकते हो, देन यू कैन मूव फॉरवर्ड। दैट्स वाई मैंने आपको ये बताया। अब रूलर्स और उनका इंपॉर्टेंस देख लेते हैं। यहाँ पे आपको सिमुका का नाम याद रखना है, ये है फाउंडर। फिर कृष्णा का नाम याद रखना है, जिन्होंने यहाँ पे किंगडम को कंसोलिडेट किया है। बस एक एक ही याद रखो, एक एक याद रख लो कि बहुत है। यहाँ पे सतकर्णी आएंगे, सतकर्णी फर्स्ट, इन्होंने यहाँ पे एक्सपांशन किया है। यहाँ पे हाला आएंगे, इन्होंने यहाँ पे लिटरेचर में इनका मेन काम रहा है। फिर हमारे गौतमी पुत्र सतकर्णी जो इंपॉर्टेंट है, ये ग्रेटेस्ट रूलर है। इनकी ग्रेटनेस क्या है वो हम देखेंगे, लेकिन गौतमी पुत्र सतकर्णी ग्रेटेस्ट रूलर रहे हैं। यहाँ पे वशिष्ठ पुत्र सतकर्णी जो है, इन्होंने मैरिज अलायंस की थी विद रुद्रदमन। इसके साथ हमें यज्ञश्री सतकर्णी दिखेंगे, जो कि लास्ट रूलर रहे हैं इस टाइम पीरियड में। और फिर हमें दिखते हैं लास्ट ग्रेट रूलर, और यहाँ पे फिर हमें पुलमावी थर्ड दिखेंगे। पुलमावी जो है ये लास्ट रूलर रहे थे, तो लास्ट रूलर याद रहेंगे। और सिमुका, सिंपल क्वेश्चन आ सकता है आपके जो स्टेट की एग्जाम्स होती है उसमें सिंपल क्वेश्चन पूछ सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे एमपीएससी में सिंपल क्वेश्चन पूछा था कि जो ये किंग है, रूलर है, ये कौन से डायनेस्टी से बिलोंग करते हैं। इतना सिंपल क्वेश्चन यहाँ पे आता है, समझ में आया।
तो अब इसके साथ हम यहाँ पे एक एक करके देख लेते हैं इंपॉर्टेंट चीज़ें, जिसमें सबसे पहले है हमारे सिमुका। सिमुका का जो रेन है वो अप्रॉक्सीमेटली है 60 से लेकर 37 BC तक। डेट यहाँ पे वैरी कर सकती है, जो मोटे मोटे एक्सेप्टेड व्यूज़ है, एक्सेप्टेड डेट होती है, मैं वही देती हूँ आपको। इन्होंने यहाँ पे क्या किया, जो कानवा के रूल करने वाले किंग थे उनको यहाँ पे हटा दिया, ओवरथ्रू कर दिया और अपना खुद का इंडिपेंडेंट पावर एक्स्टैब्लिश कर दिया डेक्कन में। अर्ली एक्सपेंशन यहाँ पे कृष्णा ने किया है, टेबल में हमने देखा है। ये ब्रदर रहे होंगे, सक्सेसर है सिमुका के। इन्होंने सातवाहना रूल को कंसोलिडेट किया। सतकर्णी का क्या है, सतकर्णी फर्स्ट जो है ये अर्लीस्ट पावरफुल किंग रहे थे। इनकी अचीवमेंट क्या है, पहले तो इन्होंने किंगडम को एक्सपांड किया, इसके साथ इन्होंने अश्वमेध सैक्रिफाइसेस को भी परफॉर्म किया। इन्होंने इंपीरियल टाइटल्स अज्यूम किए थे यहाँ पे, और सातवाहना एज अ मेजर पावर को यहाँ पे एस्टैब्लिश किया। अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट अगर आप पूछेंगे कौन से सबसे इंपॉर्टेंट किंग है, देखो किसी भी डायनेस्टी में जो सबसे इंपॉर्टेंट किंग होते हैं ना, ग्रेटर रूलर होते हैं ना, उनके ऊपर ही क्वेश्चन आता है। ये हमने पैटर्न देखा है, आपकी स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के एग्जाम देख लो, एक दो पहले कोई पूछेंगे, जो फर्स्ट किंग है वो उनके बारे में पूछेंगे, या फिर जो लास्ट किंग रहे थे उनके बारे में पूछेंगे, या फिर उस डायनेस्टी में जो सबसे ग्रेट रूलर थे उनके बारे में क्वेश्चन पूछ लेंगे। यूपीसी में भी यही होता है। तो गौतमीपुत्र सतकर्णी के बारे में हमें पढ़ना है। ये आते हैं हमारे 106 से लेके 130 AD तक। अब ये ग्रेटेस्ट रूरल रहे हैं। अचीवमेंट क्या रही है, इन्होंने महापना को डिफीट किया। महापना कौन थे, ये पावरफुल वेस्टर्न सत्रप है। ये क्या है मैं बताऊंगी आपको, पर अभी के लिए बस वर्ड एसोसिएशन के लिए याद रख लो। इन्होंने इसके साथ साथ सातवाहना पावर को रिवाइव किया। इसके साथ इन्होंने कुछ इनकी टेरिटरी लॉस्ट हो चुकी थी, वेस्टर्न टेरिटरी, उसे भी रिकवर कर लिया और एक्सपांशन किया। महाराष्ट्र, मालवा, गुजरात, कोकण और कुछ सेंट्रल इंडिया का जो पार्ट है वहाँ पे। अब यहाँ पे इनके एसोसिएटेड हमें याद रखना है नासिक इंस्क्रिप्शन को। नासिक इंस्क्रिप्शन यहाँ पे डिस्क्रिप्शन ये देता है कि इनको यहाँ पे गौतमीपुत्र सतकर्णी को डिस्क्राइब किया गया है एज अ डिस्ट्रॉयर ऑफ अ शाकास। याद रहेगा। सो हु इज द डिस्ट्रॉयर ऑफ द शाकास, गौतमीपुत्र सतकर्णी। अकॉर्डिंग टू व्हाट, अकॉर्डिंग टू नासिक इंस्क्रिप्शन। समझ में आया। इसके साथ इनको बोला गया है डिस्ट्रॉयर ऑफ यवनास, डिस्ट्रॉयर ऑफ पहलवाज। याद रहेगा। अब इनका इंपॉर्टेंस क्या है, सातवाहना की प्रेस्टीज को रिस्टोर किया। इन्होंने डेक्कन रीजन को प्रोटेक्ट किया। किससे डेक्कन रीजन को प्रोटेक्ट किया, ऑफकोर्स फॉरेन डोमिनेशन जो है इनके साथ, इससे, और इनको इसलिए ग्रेटेस्ट सातवाहना रूलर के जैसे माना जाता है। गौतमीपुत्र सतकर्णी के बाद आते हैं हमारे वशिष्ठ पुत्र सतकर्णी, वशिष्ठ पुत्र श्री सतकर्णी। अब इनका इंपॉर्टेंस क्या है, मैंने आपको ऊपर टेबल में बताया था, मैरिज अलायंस विद रुद्रदमन फर्स्ट। तो मेरा कहने का मतलब ये था कि इनकी जो बेटी थी उनके साथ मैरिज अलायंस किया, पर मैरिज अलायंस करने के बावजूद यहाँ पे जो रुद्रदमन है इन्होंने इनको डिफीट किया है 2 बार। ऐसा यहाँ पे जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन में हमें लिखा हुआ दिखता है। हमें कुछ इतना ज़्यादा अंदर नहीं जाना है, बस ये याद रख लो कि जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन में ऐसी कुछ बातें लिखी हुई है। तो यहाँ पे मैरिज अलायंस को पॉलिटिकल अलायंस जो जैसे जनरली हम देखते हैं वैसा यहाँ पे तो नहीं दिखता है, ठीक है। फिर आता है यज्ञ श्री सतकर्णी। इनका क्या है, ये लास्ट ग्रेट सातवाहना रूलर रहे हैं। इन्होंने जो, अब देखो इनके टाइम पीरियड में इन्होंने क्या विटनेस किया, इनका जो एम्पायर था ना ये धीरे धीरे डिक्लाइन हो रहा था इनके आंखों के सामने। इन्होंने समहाउ इसे रिवाइव करने की पूरी कोशिश की है। ही रिवाइव्ड, मैनेज टू रिवाइव डिक्लाइनिंग एम्पायर, ठीक है। यहाँ पे बहुत सारी शिप टाइप कॉइन्स हमें दिखती है, इन्होंने इशू की थी शिप टाइप कॉइन्स, जिससे कि अब ये क्यों किया होगा शिप टाइप कॉइन्स, इससे क्या हमें समझ में आता है कि इस टाइम में मैरीटाइम ट्रेड फ्लरिश हो रहा होगा, इसलिए वो इंपॉर्टेंट रहा होगा उस टाइम पीरियड में, इसलिए कॉइन के ऊपर इन्होंने रखा है इसको, सिंपल सी बात है। फिर आते हैं पुलमावी थर्ड। इनका क्या है, ये लास्ट सातवाहना रूलर रहे हैं। इसके साथ डायनेस्टी इनके बाद डिक्लाइन हुई बहुत जल्दी से। अच्छा इनको यहाँ पे सक्सीड किया है इक्ष्वाकुस ने। इक्ष्वाकुस के बारे में हम पढ़ेंगे अभी, पर इक्ष्वाकुस क्या है, कब हुआ था ये, 3rd सेंचुरी AD में ये हुआ है, याद रहेगा। इक्ष्वाकुस इसके बारे में बाद आए हैं, ठीक है। अब इनके टाइम पीरियड में एडमिनिस्ट्रेशन और सोसाइटी कैसे रही है वो हम देखते हैं। गवर्नमेंट का नेचर पहले देख लो। पहले तो ये मोनार्की थी, किंग की अथॉरिटी थी, और ये हेरिडेटरी थी, ये पहला हो गया। दूसरा क्या है, ऑफिशियल्स के नाम याद होनी चाहिए, जैसे कि अमात्य। अमात्य को क्या बोलते हैं हम, मिनिस्टर्स होते हैं, अमात्य ही हम वर्ड यूज़ करेंगे। फिर है महामतराज। महामतराज के बाद यहाँ पे है सेनापति और प्रोविंशियल गवर्नर्स, ये इंपॉर्टेंट ऑफिशियल्स यहाँ पे हैं। लोकल एडमिनिस्ट्रेशन में विलेज यहाँ पे मैनेज किया गया है ग्रामिका और विलेज असेंबलीज के द्वारा। इसमें यहाँ पे लैंड को ग्रांट किया जाता था। सातवाहना जो थे इन्होंने यहाँ पे ये स्टार्ट किया था
कि ये लैंड को ग्रांट करते थे। इसके साथ यहाँ पे फिजिकल इम्यूनिटीज़ दी जाती थी और एडमिनिस्ट्रेटिव इम्यूनिटीज़ भी दी जाती थी लैंड के बदले। अब रिसिपिएंट्स कौन होते थे इसके? तो आम लोग नहीं थे, जो ब्राह्मण्स होते हैं वो और बुद्धिस्ट मोनास्ट्रीज होती है ये यहाँ पे होते थे रिसिपिएंट्स। इंपॉर्टेंस क्या है इसका? इंपॉर्टेंस में ये जो ग्रांट्स दी जाती थी, बाद में ये इंपॉर्टेंट फीचर बनी है हमारी इंडियन फ्यूडलिज्म का। जब हम वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ेंगे ना, तो वर्ल्ड हिस्ट्री में हम स्टार्ट ही करेंगे फ्यूडलिज्म से, ठीक है। तो उसमें क्या होता है फ्यूडलिज्म, वो मैं बहुत डिटेल में आपको समझाऊंगी। अब यहाँ पे सोसाइटी देख लेते हैं। सोसाइटी यहाँ पे पेट्रियार्कल थी। यहाँ पे हाउएवर जो विमेन है ये रिलेटिवली रिस्पेक्टेबल पोजीशन इनकी थी, रिलेटिवली, ठीक है। ये कीवर्ड अच्छे से आना चाहिए, एकदम एक्सट्रीम में आपको नहीं जाना है, ठीक है। रिस्पेक्टेबल पोजीशन थी नहीं, रिलेटिवली। ये जो एक कीवर्ड होता है ये आपके वर्ड को क्या करता है, बैलेंस कर देता है। ये मैं आपको यहाँ पे समझाना चाहती थी, ठीक है। तो कीवर्ड्स का इंपॉर्टेंस हमेशा याद होना चाहिए। अब इसमें एविडेंसेस है। एविडेंसेस कैसे कैसे है, जैसे कि हमने देखा है गौतमी पुत्र, यानी कि माँ के नाम के ऊपर यहाँ पे रूलर का नाम है। वशिष्ठ पुत्र देखा हमने, सतकर्णी, श्री सतकर्णी जी, तो इनका भी नाम अपनी मदर के ऊपर है। तो यहाँ पे ये दिखाता है कि जो मैटरनल लीनिएज था ये इंपॉर्टेंट रहा है, इसलिए रिलेटिवली रिस्पेक्टेबल पोजीशन ऑफ ए वीमेन। तो स्ट्रक्चर में हमें यहाँ पे ब्राह्मण्स दिखते हैं, क्षत्रिय दिखते हैं, वैश्य दिखते हैं, शूद्र और गिल्ड्स। गिल्ड्स को हम यहाँ पे बोलेंगे श्रेणीज, जो इकोनॉमिकली पावरफुल बने थे। श्रेणीज के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया है। श्रेणीज हमने अलग अलग टाइम पीरियड में देखी है, तो श्रेणीज के बारे में पता होना जरूरी है। ट्रेड और इकोनॉमी इंपॉर्टेंट बन जाता है, यूपीसी प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछते हैं। जैसे कि सातवाहना की जो इकोनॉमी थी, इट वाज हाईली प्रॉस्परस। मेन सोर्सेस क्या क्या थे इसके इकोनॉमी के? एग्रीकल्चर, इनलैंड ट्रेड, यहाँ पे ट्रेड भी यहाँ पे हो रहा था। क्राफ्ट्स और गिल्ड्स भी हमें इस टाइम पीरियड में दिखते हैं। ट्रेड में क्या क्या है इंपॉर्टेंट? पहले तो है इंटरनल ट्रेड। इसमें यहाँ पे नॉर्थ इंडिया, साउथ इंडिया, वेस्टर्न कोस्ट और ईस्टर्न कोस्ट जो है यहाँ पे कनेक्टेड थे। वो जो फॉरेन ट्रेड है उसमें आपका रोमन एम्पायर, साउथ ईस्ट एशिया, श्रीलंका और सेंट्रल एशिया के साथ दिखता है फॉरेन ट्रेड। मेजर एक्सपोर्ट्स में यहाँ पे पेपर, कॉटन, टेक्सटाइल, आइवरी, पर्ल्स, स्पाइसेस और प्रीशियस स्टोन का एक्सपोर्ट हो रहा था। इंपोर्ट में हम यहाँ पे हमेशा से ही गोल्ड, अभी भी इंपोर्ट करते हैं, उस टाइम पे भी यहाँ पे गोल्ड इंपोर्ट कर रहे थे। तो गोल्ड, वाइन, ग्लासवेयर, कोरल और हॉर्सेस का यहाँ पे इंपोर्ट हो रहा था। अब यहाँ पे रोमन ट्रेड्स के बारे में पढ़ लेते हैं। इस टाइम पीरियड में बहुत सारे हमें रोमन गोल्ड कॉइन्स दिखे हैं और उससे ही हमें समझ में आया है कि अच्छा इस टाइम पीरियड में तो गोल्ड के जो रोमन है इनके साथ हमारा ट्रेड रहा है। पर्टिकुलरली किसके टाइम पीरियड की बात कर रही हूँ मैं? सातवाहनास के जो साइट्स है वहाँ पे हमें उस टाइम पीरियड में रोमन गोल्ड कॉइन्स बहुत सारे मिले हैं। इससे हमें पता चलता है कि इंडो रोमन ट्रेड यहाँ पे फ्लरिश हुआ है और एक्टिव मैरिटाइम कॉमर्स भी यहाँ पे रहा है। अब यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पोर्ट्स है। पोर्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, यूपीएससी क्वेश्चन पूछता है पोर्ट्स के ऊपर। जैसे कि यहाँ पे एक पीवाई, दो पीवाईक्यू थे एक्चुअली, जहाँ पे सिंपली यहाँ नाम दे दिए थे कि ये क्या है और ये पोर्ट्स थे, और पूछा था कि ये क्या है, तो वो पोर्ट्स थे। तो इसलिए हमें याद रखना है। पहला तो है वेस्टर्न कोस्ट है सारे के सारे बाय द वे। तो इसमें सबसे पहले तो है सोपारा। सोपारा में जो ये हो गया वेस्टर्न कोस्ट। ईस्टर्न कोस्ट में यहाँ पे है अरिकामेडू, फिर यहाँ पे कल्याण है और यहाँ पे घंटशाला है। ये कोस्ट में यहाँ पे बेरीगास है या फिर भरूच आप बोल सकते हो, और ईस्टर्न कोस्ट में आपका आता है कावेरीपट्टनम जो ट्रेड कनेक्शन दिखाता था। ये समझ में आया? कॉइनेज में सातवाहना कॉइन्स वेयर मेनली मेड ऑफ लेड। मोस्ट कॉमन यहाँ पे लेड यूज होता था। हो सकता है सिंपल क्वेश्चन पूछ ले कि किससे सबसे ज्यादा यहाँ पे सातवाहना टाइम पीरियड में गोल्ड यूज हुआ है, ऐसा पूछ सकते हैं। तो नहीं, लेड मोस्ट कॉमन था, उसके बाद कॉपर, ब्रॉन्ज, प्लैटिनम और यहाँ पे सिल्वर तो रेयरली ही यूज हुआ है। गोल्ड का तो नामो निशान ही नहीं है, ये याद रहेगा आपको, ठीक है। अब लैंग्वेज और रिलीजन के बारे में पढ़ लेते हैं। ऑफिशियल लैंग्वेज इनकी प्राकृत थी। बहुत सारे ऐसे इंस्क्रिप्शन है यहाँ पे मिले हैं, इनके ऊपर हमें ब्राह्मी स्क्रिप्ट मिलती है और प्राकृत लैंग्वेज मिलती है। स्क्रिप्ट अलग होती है और लैंग्वेज अलग होती है, तो उसमें कंफ्यूजन क्रिएट नहीं करना। यहाँ पे स्क्रिप्ट है और यहाँ पे लैंग्वेज है, तो ब्राह्मी स्क्रिप्ट है और प्राकृत लैंग्वेज है। रिलीजन का क्या है यहाँ पे? सातवाहना ब्राह्मणिज्म और बुद्धिज्म दोनों को भी यहाँ पे फॉलो करते हैं एंड बोथ रिसीव्ड द रॉयल पैट्रोनेज। इसमें सबसे पहले तो हमारा ब्राह्मणिज्म आता है जो यहाँ पे परफॉर्म कर रहा है वैदिक सैक्रिफाइसेस को। इन्होंने कुछ यहाँ पे डोनेशन भी दिया था, डोनेटेड विलेजेस टू द ब्राह्मण्स।
इसमें बुद्धिज्म में क्या है, लार्ज डोनेशन यहाँ पे भी मिले हैं। यहाँ पे तो वैसे विलेजेस दिए थे ब्राह्मण्स को, यहाँ पे डोनेशंस हुए थे मोनेस्ट्रीज को। चैत्याज विहारस के बारे में मैंने आपको पढ़ाया है ऊपर, तो उसे भी। और बुद्धिस्ट मॉन्क रिसीव्ड लैंड ग्रांट्स एज वेल इस टाइम पीरियड में। आर्ट, कल्चर और लिटरेचर को हमने अलग से तो देखेंगे ही एग्जाम्पल्स के साथ, फोटोज के साथ, लेकिन अभी के लिए ये याद रख लो कि सातवाहना पीरियड अगर हम बात करें मोटे मोटे तौर पे तो ये ग्रेटेस्ट फेज है हमारे बुद्धिस्ट आर्किटेक्चर में। सबसे पहले तो चैत्यास है। चैत्यास में आपको जो लोकेशन है वो पता होनी चाहिए, जैसे कि कार्ले बजा, नासिक और कानेरी। तो ये हो गए चैत्यास। विहारस में आपका नासिक, कानेरी और भजा ये सारे आ जाते हैं। इंपॉर्टेंट स्तूपास में आपका अमरावती स्तूपा है और नागार्जुनकोंडा है। अमरावती स्तूपा में ये सबसे फेमस है। यहाँ पे लाइमस्टोन स्कल्पचर्स हमें दिखते हैं, वाइट लाइमस्टोन स्कल्पचर्स। और जो हम इनका पैनल देखते हैं तो वहाँ पे नैरेटिव रिलीफ दिखता है, बुद्धिस्ट थीम्स उसके ऊपर है। नागार्जुनकोंडा में ये बाद में डेवलप हुआ था, ये भी एक इम्पॉर्टेंट बुद्धिस्ट सेंटर है। अमरावती स्कूल ऑफ आर्ट्स के बारे में हम वैसे पढ़ने ही वाले हैं। यहाँ पे इसे पैट्रोनेज मिला है सातवाहना से, और बाद में इसके बाद इनको इक्ष्वाकुस से भी पैट्रोनेज मिला था। यहाँ पे व्हाइट लाइमस्टोन का यूज हुआ है। एलिगेंट स्कल्पचर्स, नैरेटिव पैनल्स, डायनेमिक मूवमेंट्स, ये सारी हमें दिखते हैं बुद्धिस्ट थीम मोटे मोटे तौर पे यहाँ पे। यहाँ पे हम देखेंगे किंग हाला। किंग हाला यहाँ पे 70 रूलर रहे हैं। बस ये याद रखना है कि जो किंग हाला है, इन्होंने यहाँ पे घट सप्तशाही या फिर इसे हम घट सप्तशाही भी कहते हैं, ये लिखी थी। ये याद रहेगा, प्रेयर के फॉर्मेट में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। लैंग्वेज इसकी है महाराष्ट्री प्राकृत। अब यहाँ पे कलेक्शन है लव पोएम्स का। और फिर बाद में आता है गुणध्या। अब ये ऑथर रहे हैं बृहद कथा के। इनको ओरिजिनली लिखा गया था पंचश्री प्राकृत में। तो ये यहाँ पे आपको टेबल के फॉर्मेट में या फिर पेयर के फॉर्मेट में पूछे जा सकते हैं। हम यहाँ पे सोर्सेस और डिक्लाइन देख लेते हैं। सोर्सेस में सबसे पहले हम लिटरेरी सोर्सेस देख लेते हैं। इसमें आपके पुराण, घट सप्तसाथी, इसके साथ बृहद कथा आ जाता है। इसमें आपका पेरिप्लस ऑफ एरिथ्रियन सी आता है। ये क्या है? ये एक आपका 1st सेंचुरी का ग्रेको रोमन नेविगेशनल टेक्स्ट है। तो 1st सेंचुरी एडी में ये लिखा गया था, ये आपको इसमें याद रखना है, ठीक है। और नेचुरल हिस्ट्री जो यहाँ पे प्लिनी के द्वारा दी गई थी। तो ये आपके लिटरेरी सोर्सेज दिखते हैं। आर्कियोलॉजिकल में आपका नासिक इंस्क्रिप्शन, नागघाट इंस्क्रिप्शन, कॉइन्स और अमरावती रिमेन्स यहाँ पे आ जाते हैं। डिक्लाइन कैसे हुआ था? सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो है वीक सक्सेसर्स। बहुत सारे कंटिन्यू वॉर हो रहे थे एक के बाद एक। इसके साथ यहाँ पे इसी टाइम पीरियड में जो क्षात्रप्स है, वेस्टर्न क्षात्रप्स, इनका यहाँ पे राइज स्टार्ट हो गया था। और जो लोकल चीफ थे इस टाइम पीरियड में, ये इंडिपेंडेंट होना चाहते थे, तो कोई यूनिटी थी ही नहीं। और इन सारे रीजंस की वजह से यहाँ पे फाइनली डिक्लाइन हुआ और इसे फाइनली यहाँ पे सक्सीड किया गया इक्ष्वाकुस के द्वारा। इक्ष्वाकुस का टाइम पीरियड यहाँ पे याद रखना है, 3rd सेंचुरी एडी का इनका ये टाइम पीरियड है। सिग्निफिकेंस क्या रहा है यहाँ पे सातवाहना का? इन्होंने रीएस्टैब्लिश किया इंडिजिनस रूल इन डेक्कन। यहाँ पे इन्होंने नॉर्थ और साउथ इंडिया को कनेक्ट किया, मैरिटाइम ट्रेड को प्रमोट किया, यहाँ पे बुद्धिज्म और ब्राह्मणिज्म दोनों को भी पैट्रोनाइज किया। अमरावती स्कूल ऑफ आर्ट को यहाँ पे डेवलप किया, जो हम बाद में देखेंगे। और यहाँ पे अर्बनाइजेशन को एनकरेज किया। ये 2nd लार्ज स्केल लैंड ग्रांट्स आप यहाँ इस टाइम पीरियड में हुआ है, ऐसा आप समझ सकते हो। यूपीसी प्रीलिम्स फैक्ट में जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है वो सारे मैंने यहाँ पे दे दिए हैं, और हॉटस्पॉट्स जो इंपॉर्टेंट पीवाईक्यूज के हैं वो भी दे दिए हैं, जो आपको अच्छे से पढ़ने हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हम पार्ट 3rd देख लेते हैं। पार्ट 3rd में हमें यहाँ पे देखनी है चेदी डायनेस्टी, जिसे हम खारवेल बोलेंगे, और इंडो ग्रीक किंगडम। तो ये पोस्ट मॉडर्न टाइम पीरियड हम देख रहे हैं 185 बीसी से लेके 319 एडी का। तो 3rd इसमें आ गए हैं हम। चेदी को यहाँ पे आप चेती डायनेस्टी भी बोल सकते हो। कलिंगा का जो हमने एरिया देखा था उसके अंडर वहाँ पे वहाँ पे हमें आपको दिखेगा। इंट्रोडक्शन में क्या है, यहाँ पे मौर्यस का डिक्लाइन हम देख रहे हैं। कलिंगा रिगेन इट्स इंडिपेंडेंस अंडर द चेदी और चेती डायनेस्टी। मैंने आपको बताया था एक के बाद दूसरा, दूसरा के बाद तीसरा, ऐसा नहीं हो रहा है। यहाँ पे हमने देखा था कि इक्ष्वाकुस आ गए थे, अब यहाँ पे इक्ष्वाकुस नहीं देख रहे हैं हम, यहाँ पे हम चेती डायनेस्टी देख रहे हैं, ठीक है। तो इसलिए मैंने आपको बताया कि मौर्यन का डिक्लाइन हुआ है। जैसे ही मौर्यन का डिक्लाइन हुआ, कलिंगा ने अपनी इंडिपेंडेंस यहाँ पे ले ली। किसके अंडर ली है? चेदी या फिर चेती डायनेस्टी के अंडर ली है। मोस्ट फेमस रूलर कौन है यहाँ पे इस डायनेस्टी के? तो खारवेल है, याद रहेगा। खारवेल यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे रूलर है। यहाँ इनको किस लिए याद किया जाता है? तो इनका जो मिलिट्री कैंपेन रहा है उसके लिए, जो इन्होंने जैनिज्म को पैट्रोनेज दिया था उसके लिए, और पब्लिक वेलफेयर के कामों के लिए। सोर्सेस क्या है यहाँ पे? हमें चेदी डायनेस्टी के बारे में कैसे पता चलता है? देखो, बाकी के डायनेस्टी की जो इन्फॉर्मेशन है ये हमें लिटरेरी सोर्सेस वगैरह इससे मिली है। और जो
जब हम चेरी डायनेस्टी की बात करते हैं तो यहाँ पे सिर्फ हमें एक ही ऐसा इंस्क्रिप्शन मिलता है जहाँ से सारी इन्फॉर्मेशन मिलती है, अलग अलग सोर्सेस नहीं है। जैसे हमने ऊपर देखा था ना, पुराण है, बाकी के लिटरेरी सोर्सेस है, आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस है, वहाँ से मिल रहा है। यहाँ पे सिर्फ एक ही याद रखना है कि जो खारवेल है, चेरी डायनेस्टी है, उसमें है हाथीकुम्पा इंस्क्रिप्शन, और इसी एक इंस्क्रिप्शन से हमें सारी इन्फॉर्मेशन मिलती है। तो ये उदयगिरी हिल्स है ओडिशा में, जो भुवनेश्वर है उसके पास, वहाँ पे ये लोकेटेड है हाथी गुम्फा। जो चीज़ें हैं वो एनग्रेव की गई है प्राकृत लैंग्वेज में, ब्राह्मणी की स्क्रिप्ट है। यहाँ पे खारवेल के बारे में इंस्क्रिप्शन दिया हुआ है, और यही एक प्रिंसिपल सोर्स है चेदी डायनेस्टी का। याद रहेगा, तो हो सकता है क्वेश्चन ही पूछ ले कि हाथी गुम्फा जो इंस्क्रिप्शन है ये कहाँ पे है। अब खारवेल का क्या है, जनरली इन्हें हम 1st सेंचुरी बीसी से ही एसोसिएट करेंगे। रिलीजन की अगर हम बात करें तो ये जैनिज्म के फॉलोअर रहे थे। इन्होंने जैन मॉन्क्स को पैट्रोनेज दिया था। इन्होंने जैन जो मॉन्क्स थे, एसेटिक्स थे, उनके लिए यहाँ पे केव्स भी कंस्ट्रक्ट किए थे। मेनली जो कंस्ट्रक्टेड केव्स है ये हमें उदयगिरी और कांधागिरी भी आप इसे कह सकते हो, वहाँ पे मिलते हैं। उदयगिरी और कांधागिरी के बारे में हम यहाँ पे देखेंगे पूरे अच्छे से, वो डोंट वरी अबाउट दैट। मिलिट्री अचीवमेंट्स में ये याद रखना है कि इन्होंने कलिंगा की पॉलिटिकल पावर को रिवाइव किया था। यहाँ पे सक्सेसफुल मिलिट्री एक्सपीडिशंस भी इनके द्वारा किए गए हैं। इन्होंने मगध को इन्वेड किया है, ये भी यहाँ पे हमें पता चलता है। और जो नेबरिंग किंगडम्स थे यहाँ पे भी इन्होंने एक्सपांशन किया था। ठीक है, अब पब्लिक वेलफेयर के बारे में मैंने आपको बताया खारवेल का, तो यहाँ इन्होंने इरिगेशन कामों को किया है, पब्लिक बिल्डिंग्स बनाई है, गार्डन्स भी बनाए हैं, और यहाँ पे एंटरटेनमेंट के लिए, जो सिटीजन के एंटरटेनमेंट के लिए भी चीज़ें बनाई थी। ठीक है, तो इससे हमें क्या पता चलता है, इससे हमें पता चलता है कि वेलफेयर ओरिएंटेड नेचर था इनके एडमिनिस्ट्रेशन का। ये इनकी क्या है, खासियत है। अब यहाँ पे प्रेजेंट डे से आप इसको क्या करो, पैरेलली देखो। ठीक है, अब इंपॉर्टेंस क्या है इसका, इन्होंने कलिंगा को अशोका के बाद रिवाइव किया। देखो, अशोका ने पूरा डिस्ट्रॉय कर दिया था कलिंगा को, ये आपको पता है। इसके बाद इनके अंदर परिवर्तन भी हमें दिखा है, लेकिन इसलिए बता रही हूँ इनका इंपॉर्टेंस क्या है कि इन्होंने कलिंगा को रिवाइव किया है, जो यहाँ पे पहले ही नष्ट हो चुका है। इसमें यहाँ पे ग्रेट पेट्रॉन रहे हैं जैनिज्म के, ये याद रखना है। बुद्धिज्म और यहाँ पे ब्राह्मणिज्म को हमने अब तक देखा है। बाकी के किंग्स के केस में यहाँ पे जैनिज्म है। इन्होंने ईस्टर्न इंडिया में अपनी स्ट्रॉन्ग होल्ड डेवलप की थी, और ये रीजनल पॉलिटिकल रिसर्जेंस का बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, याद रहेगा। अब इंडो ग्रीक्स के बारे में पढ़ लेते हैं। इंडो ग्रीक्स को हम यहाँ पे बोलेंगे बैक्ट्रियन ग्रीक्स। ठीक है, अब याद रहेगा, इंडो ग्रीक्स, बैक्ट्रियन ग्रीक्स। इंडो ग्रीक्स यहाँ पे पहला ऐसा फॉरेन रूलर्स है जिन्होंने अपने नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया में अपनी किंगडम को एस्टैब्लिश किया है मौर्यास के बाद। इनका टाइम पीरियड याद रख लो लेकिन अच्छे से, 180 बीसी से लेके जो 1st AD सेंचुरी का बिगिनिंग है, उस टाइम पे हमें यहाँ पे बैक्ट्रियन ग्रीक्स दिखते हैं, या फिर इंडो ग्रीक्स जिनको हम बोलते हैं। अब इनको हम बैक्ट्रियन ग्रीक्स क्यों बोलते हैं, तो देखो, ओरिजिनली ये बैक्ट्रिया के रीजन को रूल करते थे। अब अगर आपको बैक्ट्रिया का रीजन याद रखना है, दिमाग में अच्छे से याद रख लो, रट लो कि जैसे ही कोई बैक्ट्रिया बोलेगा, यानी कि जो हमारा प्रेजेंट डे अभी का अफगानिस्तान और सेंट्रल एशिया का रीजन है, उसे हम यहाँ पे मोटे मोटे तौर पे, ठीक है, कंपल्सरी नहीं, मोटे मोटे तौर पे बोलेंगे बैक्ट्रिया का रीजन। समझ में आया? ठीक है, तो इसे हम इस रीजन की वजह से ग्रेको बैक्ट्रियन या फिर बैक्ट्रियन ग्रीक्स बोलते हैं। अब इन्होंने इंडिया में क्यों एंट्री की, ये भी समझ में आता है। तो बहुत सारे फैक्टर्स रहे थे। सबसे पहले कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जिन्होंने यहाँ पे माइग्रेशन ट्रिगर किया, जैसे कि यहाँ पे सिंथियंस थे। सिंथियंस को हम यहाँ पे शाका के भी बोलेंगे, तो सिंथियन शाका कुछ भी हो जाए, एक ही है, ये याद रखना है। ये एक तरह की ट्राइब है, तो इनका यहाँ पे प्रेशर था। ये तो पहला ट्रिगरिंग मैकेनिज्म हो गया। दूसरा ये है कि यहाँ पे यूजी ट्राइब्स का एक्सपांशन हो रहा था, ये दूसरा रीजन था। पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी बहुत चल रही थी सेंट्रल एशिया में, ये तीसरा रीजन हो गया। और इनको यहाँ पे फर्टाइल टेरिटरी को सर्च करना था, ये हो गया 4 रीजन। तो यहाँ पे इन्होंने क्यों एंट्री की, तो ये 4 रीजन आपके टिप पे होने चाहिए। समझ में आया? इससे पहले हम कुछ अर्लियर ग्रीक प्रेजेंस को देख लेते हैं। ये हमने पहले ही देखा है, वैसे प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको बताया था अलेक्जेंडर का इन्वेजन हुआ था नॉर्थ वेस्ट इंडिया में। इन्होंने 326 BC में इन्वेट कर दिया था। किंग पोरस को यहाँ पे डिफीट भी किया था, पर यहाँ पे बियास रिवर के बियॉन्ड नहीं गए थे ये लोग। मैंने आपको बताया था, अगर आपको याद हो तो मैंने बोला था कि बियास रिवर एक ऐसी एकलौती ट्रिब्यूटरी है हमारी इंडस रिवर की, जो यहाँ पे इंडिया में ही स्टार्ट होती है, इंडिया में ही
ख़त्म हो जाती है। तो बियास रिवर का तो हमने यहाँ पे देखा था। अब इसके बाद यहाँ पे सेल्यूकस निकेटर आते हैं, जो कि यहाँ पे फाउंडर है सेल्यूसिड एम्पायर के। आपको पता है इन्होंने इंडिया को इन्वेट करने की कोशिश की, फिर इनका यहाँ पे कन्फ्रंटेशन होता है चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा, लेकिन चंद्रगुप्त मौर्य यहाँ पे जीत जाते हैं। फिर यहाँ पे मैरिज अलायंस होता है, यहाँ पे ये अपनी कुछ टेरिटरी को दे देते हैं। यहाँ पे 500 एलिफेंट्स का एलिफेंट्स गिफ्ट किए जाते हैं, ये आपको पता है। ग्रीक एम्बेसडर्स यहाँ पे भेजते, मेगास्थनीज, डेमास्कस, डियोनिसिस, तो ये सारे। अब यहाँ पे एस्टेब्लिशमेंट होता है इंडो ग्रीक रूल का। अब देखो इंडो ग्रीक रूल का यहाँ पे ओरिजिन छुपा हुआ है, क्योंकि यहाँ पे जो डेमेट्रियस है इन्होंने यहाँ पे ये फाउंडर बने हैं। ये सन है यूथेडेमस फर्स्ट के। इन्होंने इन्वेट किया था इंडिया को अराउंड 180 बीसी में। इसके साथ इन्वेट करने के बाद फिर फाइनली इन्होंने एस्टैब्लिश कर दिया इंडो ग्रीक रूल को, और कुछ पार्ट्स थे पंजाब और गांधारा के, इसे यहाँ पे कॉन्कर कर दिया था। याद रहेगा डेमेट्रियस के बारे में। तो पहले तो रूलर है डेमेस्ट्रस, जो इनका इंपॉर्टेंस क्या है, ये फाउंडर है। फिर इनके बाद यहाँ पे आएंगे जो आपको पता भी होना चाहिए, अपोलोडोटस। इनका क्या है, इन्होंने एक्सपांशन किया है। फिर यहाँ पे मिएंडर आएंगे, मिएंडर मिलिंदा, आप यहाँ पे याद रखो, क्यों याद रखना है मैं बाद में बताऊंगी। तो मिलिंदा या फिर मिएंडर जो है ये ग्रेटेस्ट रूलर रहे हैं इस टाइम पीरियड में। और फिर स्ट्रैटो सेकंड आते हैं, जो कि लास्ट रूलर रहे थे। मोटे मोटे तौर पे टाइमलाइन याद आ गई, समझ में आ गया इंडो ग्रीक रूलर्स के बारे में, ठीक है। अब मिएंडर को हम यहाँ पे मिलिंदा कहेंगे। 165 से लेके 145 बीसी का इनका टाइम पीरियड है। ये ग्रेटेस्ट इंडो ग्रीक रूलर रहे हैं हमारी इंडिया में। इनके बाकी के नाम जो हमारी इंडिया में दे जाते हैं वो है मिलिंदा, मिनिद्रा और मिनिद्रा। तो ये तीनों भी एक ही व्यक्ति है, ये याद रखना है। इनका कैपिटल था शाकाला, जो प्रेजेंट डे सियालकोट है हमारे पाकिस्तान में, उसका मोटे मोटे तौर पे रीजन याद रखो। अब अचीवमेंट क्या रही थी इनकी, सबसे पहले तो इन्होंने इंडो ग्रीक टेरिटरी को एक्सपांड किया। इनका एडमिनिस्ट्रेशन बहुत एफिशिएंट था, और ये फेमस है पैट्रोनाइज करने के लिए बुद्धिज्म को, ठीक है। इसके साथ इन्होंने बुद्धिज्म में अपना कन्वर्शन कर दिया था, इसलिए ये इंपॉर्टेंट भी बन जाते हैं, ठीक है, याद रहेगा। अब इसमें सबसे पहले जो है हमें याद रखना है मिलिंद पन्नो, ठीक है। मिलिंद पन्ना या फिर पन्नो भी कहीं कहीं स्पेलिंग दिया गया है। तो अकॉर्डिंग टू मिलिंद पन्नो, जो मियांडर है इन्होंने बुद्धिज्म को एक्सेप्ट किया था आफ्टर द डिस्कशन विद नागसेन। तो नागसेन का एक तो नाम याद रखना है, मिलिंद पन्नो का याद रखना है नाम, और मियांडर का नाम यहाँ पे याद रखना है, जिनको मिलिंदा भी कहा जाता है। तो मिलिंद पन्नो का क्या है, इसका मतलब होता है क्वेश्चंस ऑफ मिलिंदा, ठीक है। नेचर क्या है, ये डायलॉग है बिटवीन किंग मिलिंदा और ये जो नागसेन है, ये बुद्धिस्ट मॉन्क है, इनके बीच जो डायलॉग है ये यहाँ पे इस बुक में दिया गया है। लैंग्वेज कौन सी यूज़ की है, बहुत सारे लोग ऐसा बिलीव करते हैं कि इसे कंपोज किया गया था संस्कृत में, और प्रेजेंटली इट सर्वाइव्स मेनली इन पाली लैंग्वेज। इंपॉर्टेंस क्या है इसका, इस ही पर्टिकुलर सोर्स से हमें पता चलता है कि बुद्धिज्म उस टाइम पीरियड में कैसा था। तो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन हमें यहाँ से पता चलती है, फिलॉसफी कैसी थी, इंडो ग्रीक की हिस्ट्री क्या रही थी, और पॉलिटिकल आइडियाज इस टाइम पीरियड में कैसे थे। कॉइनेज और कल्चर के बारे में अगर हम देखें तो इंडो ग्रीक ने यहाँ पे सेवरल इंपॉर्टेंट इनोवेशंस को इंट्रोड्यूस किया है। तो इनोवेशंस हमें इसमें याद रखने हैं इंडो ग्रीक्स के। सबसे पहले तो फीचर से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे इन्होंने पोर्ट्रेट्स बनाना स्टार्ट कर दिया रूलर्स के नेम्स भी हमें यहाँ पे इसमें दिखते हैं। बायलिंगुअल इंस्क्रिप्शन यहाँ पे दिखे हैं, समझ में आया। कौन सी लैंग्वेज थी, पहले तो ग्रीक लैंग्वेज है और दूसरी है खरोष्टी लेजेंड्स, ठीक है। हाईली आर्टिस्टिक क्वालिटी आपको मिलेगी। प्लस यहाँ पे जो लैंग्वेज है, कॉइन्स जनरली ग्रीक और खरोष्टी में ही मिले हैं। कॉइन्स जो है ये प्रिंसिपल सोर्स है हमारी इंडो ग्रीक हिस्ट्री का, समझ में आया। उसको स्टडी करके हमें चीजें पता चली है। रिलीजन में क्या याद रखना है, इनिशियली स्टार्टिंग की बात कर रही हूँ मैं, ग्रीक है, इन्होंने रिलीजियस ट्रेडिशंस को फॉलो किया है। पर बाद में जैसा टाइम बीतता गया तो मेनली जो रूलर्स है इन्होंने बुद्धिज्म को पैट्रोनाइज किया, और कुछ कॉइन्स यहाँ पे इंडियन डेटीज को भी डिपिक्ट करते हैं, ये समझ में आया। तो इनिशियली इन्होंने ग्रीक ट्रेडिशन, रिलीजियस ट्रेडिशंस को फॉलो किया है, बाद में ये अपने आप को ढाल लेते हैं इंडिया में, ठीक है, कल्चर में मिल जाते हैं। जैसे ये वाली बात तो हमें जब हम ब्रिटिशर्स के बारे में पढ़ेंगे तो वो वैसा कुछ नहीं हुआ था। तो ये एक खासियत है इनकी। दूसरी बात ये है आर्ट में ग्रीक का इन्फ्लुएंस हमें दिखता है इंडियन आर्ट में, जैसे कि गांधारा स्कूल ऑफ आर्ट, इसे हम डिटेल में देखेंगे, यूपीएससी ने मेंस में क्वेश्चन पूछे हैं इसके ऊपर। सिग्निफिकेंस क्या है इंडो ग्रीक्स का, सबसे पहले तो है कॉइनेज। फर्स्ट रूलर इन इंडिया टू इशू द कॉइन्स बियरिंग पोर्ट्रेट्स।
यहाँ पे नाम भी दिए हुए हैं कॉइन्स के ऊपर, यहाँ पे डेट्स भी दिए हैं बहुत सारे चीज़ों के ऊपर। कॉइन्स जो है ये गोल्ड कॉइन्स है। मैंने आपको लेड का बताया था, मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए लेड कॉइन्स हमने कहाँ पे देखे हैं। यहाँ पे है आपकी मेनली गोल्ड कॉइन्स। गोल्ड कॉइन्स जो अगर हम पुरानी बुक्स को देखें खोल के तो वहाँ पे बोला गया है कि जो इंडो ग्रीक्स है इन्होंने पहले तो गोल्ड कॉइन्स को इशू किया है। मॉडर्न अंडरस्टैंडिंग से हमें ये समझ में आता है कि जो इंडो ग्रीक्स है इन्होंने सबसे इंपॉर्टेंट कॉइनेज इनोवेशंस को यहाँ पे किया था। कुशान्स वेयर द फर्स्ट रूलर्स टू इशू द गोल्ड कॉइन्स ऑन द लार्ज स्केल। इसके बाद हमें दिखता है हेलेनिस्टिक इन्फ्लुएंस। हेलेनिस्टिक इन्फ्लुएंस कहाँ पे दिखता है? हेलेनिस्टिक इन्फ्लुएंस हमें समझ में आता है क्योंकि इन्होंने यहाँ पे ग्रीक आर्टिस्टिक ट्रेडिशंस को स्टार्ट कर दिया था। उसका जो इन्फ्लुएंस है ये हमें दिख रहा है। रियलिस्टिक स्कल्पचर्स, नेचुरलिस्टिक रिप्रेजेंटेशन, ये सारी चीज़ें हमें यहाँ पे दिखती है विच लैटर इन्फ्लुएंस द गांधारा आर्ट। ड्रामा में ग्रीक थिएट्रिकल ट्रेडिशंस यहाँ पे दिखे हैं, पॉसिबली इन्फ्लुएंस द एस्पेक्ट्स ऑफ इंडियन ड्रामेटिक प्रेजेंटेशन। तो इस एस्पेक्ट को भी यहाँ पे इन्होंने इन्फ्लुएंस किया है। बाद में ये डिबेट का एरिया रहा है लेकिन हम उसमें नहीं जाएंगे। हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस क्या है इसका? सबसे इंपॉर्टेंट तो है कॉइन, उसके बाद आएंगे हमारी इंस्क्रिप्शन और आर्कियोलॉजिकल रिमेन्स। इसे हमें हिस्टोरियन ने इसी चीज़ों को यूज़ करके और हिस्ट्री का ये पार्ट कंस्ट्रक्ट किया है। ठीक है, डिक्लाइन और कंपैरिजन देख लेते हैं। मैंने आपको बताया जो लास्ट इंपॉर्टेंट रूलर है इस टाइम पीरियड की वो है स्ट्रैटो सेकंड। रीजन क्या रहा है? सबसे पहले तो शाकास का यहाँ पे राइज हो रहा था इस टाइम पीरियड में। ठीक है, इसके साथ साथ इन्वेजन्स कॉन्टिन्यूसली बढ़ ही रहे थे, चल ही रहे थे। इसके साथ साथ हमें पॉलिटिकल फ्रेगमेंटेशन दिखता है। तो ये 3 पॉइंट याद रहेगा, 1 2 3। इसके साथ हमें बिगिनिंग दिखती है 1st सेंचुरी एडी की और इंडो ग्रीक रूल वर्चुअली डिसअपियर होना स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, सोर्सेज कौन से हैं? मिलिंद पन्नो याद रहेगा, क्लासिकल ग्रीक राइटिंग्स, आर्कियोलॉजिकल में यहाँ पे कॉइन्स, इंस्क्रिप्शंस और एक्सकेवेशंस। अब यहाँ पे मैंने टेबल दे दिया है इंडो ग्रीक्स और मौर्यंस के रिलेटेड। जैसे कि जब हम इंडो ग्रीक्स को देखते हैं इनका ओरिजिन है फॉरेन, मौर्यस तो है हमारी इंडिजिनसी। मेजर एरिया इनका नॉर्थ वेस्ट इंडिया का था, यहाँ पे पैन इंडिया था मौर्यन। फेमस रूलर यहाँ पे मियंडर है, यहाँ पे हमारे अशोका है। मेन सोर्स यहाँ पे कॉइन्स है, यहाँ पे हमारी इंस्क्रिप्शंस है। कॉन्ट्रीब्यूशन यहाँ पे कॉइनेज और हेलेनिस्टिक इन्फ्लुएंस हमें दिखता है, यहाँ पे पॉलिटिकल यूनिफिकेशन दिखता है। देखा टेबल से कितना जल्दी से यहाँ पे डिवीजन हो गया। यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ें मैंने दे दी है प्रीलिम्स और मेंस के रिलेटेड। ठीक है, अब हम कल के लेक्चर में 4th, 5th और 6th, जैसे आज हमने 3 पार्ट कंप्लीट किए, अब कल के लेक्चर में हम 4th और 5th और 6 पॉइंट करेंगे। 6 पार्ट ऐसे 3 और पार्ट कंप्लीट करेंगे और आपका ये जो टाइम पॉइंट है, ये जो पर्टिकुलर चैप्टर है ये कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो हम जो पार्ट 4 है उसमें शाकास के बारे में पढ़ेंगे, इंडो सिंथियंस और इंडो पार्थियंस क्या है उनके बारे में अच्छे से पढ़ेंगे। यहाँ पे मैंने चार्ट वगैरह दिया हुआ है, आगे वैसे आप देखोगे कि उसे भी हम अच्छे से देखेंगे। अगर कोई क्वेरी है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ, आई विल ट्राई माई बेस्ट टू सॉल्व दोस प्रॉब्लम्स। एंड थैंक यू सो मच, आपकी सपोर्ट की वजह से मैं आप यहाँ पे कंटिन्यू कर पाई हूँ। आपके जो कमेंट्स मुझे आते हैं उससे मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है। थैंक यू सो मच फॉर दैट, आई एम वेरी वेरी ग्रेटफुल। और मैं बस इतना ही कहूँगी कि किसी चीज़ का स्ट्रेस नहीं लेना है, अच्छे से बस पढ़ाई करती रहनी है। रोज़ हर रोज़ आप कैसे अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हो इसके ऊपर फोकस करना है। ठीक है, अगर आपको मेरा काम पसंद आता है तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल, आपके दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, जैसे यूट्यूब को भी समझ में आ जाए कि जो मेरा कंटेंट है वो अच्छा है। ठीक है, जिससे मुझे भी मोटिवेशन मिले। एंड थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल।